चलिए दोस्तों, आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज हम 2 रिपोर्ट देखेंगे। एक तो द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, दूसरा द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। दोनों रिपोर्ट जो है द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। दोनों विभिन्न-विभिन्न संस्थाएँ जारी करती है। एक तो वर्ल्ड लेवल पर जारी होती है, दूसरा आप देखेंगे भारत में जारी किया जाता है। इनकी बात करेंगे। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखेंगे पिछले 2 वर्षों में जंगल में, फॉरेस्ट में कितना बदलाव हुआ है। साथ-साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसके पहले अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। या अगर क्लासेस पसंद आ रही तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। 2 रिपोर्ट देखेंगे। एक तो 18वीं रिपोर्ट देखेंगे भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। यानी अगर 2 वार्षिक रिपोर्ट है यानी द्विवार्षिक रिपोर्ट है तो ये 2 साल पहले यानी 2021 में ये जारी की गई थी। दूसरी रिपोर्ट देखेंगे द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये 2024 की थी। दोनों को एक साथ हम देख लेंगे। अगर बात करें 18वीं वन स्थित रिपोर्ट की यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये 11 दिसंबर 2024 को आप देखेंगे भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने जारी किया। तो चलिए कुछ डाटा को समझते हैं और उसके पहले क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू इधर उधर की बातें नहीं करेंगी। टू द पॉइंट बातें रहेंगी। ठीक है। तो अगर बात करें 2023 की रिपोर्ट है, ये 18वीं रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। और ध्यान रखना ये द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और 1987 से आप देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जारी किया जाता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि 2023 की जो रिपोर्ट है, उसमें क्या-क्या कवर किया गया है? फॉरेस्ट कवर यानी वन आवरण, वृक्ष यानी आप देखेंगे ट्री कवर किया गया है, कक्ष वनस्पति यानी मैंग्रोव एरिया कवर किया गया है। दूसरा आप देखेंगे भारत के वनों में जो कार्बन स्टॉक है उसको कवर किया गया है। फॉरेस्ट फायर आप देखेंगे उसको कवर किया गया है और एग्रो फॉरेस्ट्री को कवर किया गया है। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर इन सब की जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट कवर और बात करें ट्री कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर वो होता है, सबसे पहले ट्री कवर देख लेते हैं। ट्री कवर आप देखेंगे भूमि के उस कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वृक्ष द्वारा आच्छादित होता है। भले ही ये वृक्ष आप देखेंगे इकोसिस्टम का हिस्सा हो या ना हो। लेकिन अगर बात करें फॉरेस्ट कवर की तो ये एक स्पेसिफिक लैंड होता है। यानी अगर कोई रिज़र्व एरिया है या बात करें कोई एक समूह होता है, उसको जो है आप देखेंगे नोट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सभी फॉरेस्ट कवर होते हैं वो ट्री कवर यानी वृक्षावरण हैं, लेकिन जो सभी जो वृक्षावरण हैं वो फॉरेस्ट कवर नहीं है। बहरहाल ये तो डिफरेंशिएट हो गया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करें अब हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कुल मिला के इसमें आंकड़े ही आपको ध्यान रखने हैं, आंकड़ों की ही जादूगरी है। ठीक है। तो दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात करें तो आप देखेंगे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। जो देश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका परसेंटेज में आप देखेंगे तो 25.17% है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये तो टोटल की बात कर दिया। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कितना है 21.76% है। वहीं अगर ट्री कवर यानी वृक्ष आवरण की बात करें उसमें कितना है 3.41% है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी अगर 21.76 प्लस 341% जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 25.1% आ जाएगा। तो ये आपको डाटा याद रखना है। अगर बात करें 2021 की रिपोर्ट यानी 2 साल पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसकी तुलना में अगर बात करें फॉरेस्ट और वृक्ष आवरण की यानी ट्री कवर की बात करें तो आप देखेंगे उसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जिसमें अगर फॉरेस्ट स्पेसिफिक की बात किया जाए 156 वर्ग किलोमीटर की और ट्री कवर की बात की यानी वृक्ष आवरण की बात किया जाए तो 1289 वर्ग किलोमीटर की। आपको इतना डाटा नहीं याद रखना है, आपको सीधे सीधे ये याद रखना है। ठीक है। टोटल अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर 21.76% है। ट्री कवर कितना है आप देखेंगे ट्री कवर 3.41% है। यानी आप देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है 25.17% है। आप देखेंगे इसमें झाड़ियों को भी शामिल किया गया है, नॉन फॉरेस्ट को भी शामिल किया गया है। तो मेन डाटा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये डाटा ये वीडियो पॉज करके या पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन बनते हैं। आपको पूछा जाएगा कि वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य की बात किया जाए तो सबसे पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर राजस्थान है। ठीक है। इन चारों राज्यों में
सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट और ट्री कवर आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम वृद्धि नहीं हुई है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। यानी 2021 के मुकाबले 2023 में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्री कवर को हटा दिया जाए यानी वन आच्छादन की बात किया जाए, जिसमें फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, फॉरेस्ट कवर में अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ आपको मिले हैं, इसकी बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा शीर्ष आपको जंगल देखने को मिलेंगे, उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा में। तो ये शीर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है 2021 के मुकाबले 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? यहाँ पर देखेंगे, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, ट्री कवर की नहीं। अगर वहीं बात की सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है 2021 से आप देखेंगे 2023 में, सबसे ज़्यादा कमी आपको मध्य प्रदेश में, उसके बाद दूसरे कर्नाटक में, तीसरा लद्दाख में, नागालैंड में देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये फॉरेस्ट कवर एरिया की बात कर रहा है। अगर वहीं क्षेत्रफल यानी अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए आपको, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। जब भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए फॉरेस्ट कवर, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है फॉरेस्ट में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। 77,073 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आपका एरिया देखेंगे, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एमपी में देखने को मिलेगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और तीसरा छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया यही है। यानी आपको देखेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, सबसे ज़्यादा घना जंगल आपको कहाँ मिलेगा, तो एरिया वाइज बात, घना की बात नहीं कर रहा है, एरिया वाइज बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपको ध्यान रखना। अगर वही दोस्तों परसेंटेज के मामले में आपसे पूछा जाए, तो आप देखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की तुलना में आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले देखें 91.33% एरिया पर आप देखेंगे लक्षद्वीप पर आपको फॉरेस्ट सबसे अधिक वो है 1 आवर देखने को मिलेगा। यानी एक लैंड है, उस पर सब आप देखेंगे 91.33% एरिया पर क्या है, फॉरेस्ट ही पाया जाता है। ठीक है? उसके बाद मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है। सपोज़ ये मिजोरम का एरिया है, इस पे आप देखेंगे 85.34% पर आपको एरिया में, पूरा 100% एरिया में से आप देखेंगे 85.34% पर ही आपको जंगल, आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब आप देखेंगे कितने एरिया में, ये भोपाल है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे आप देखेंगे तो 77,073 किलोमीटर के एरिया पर ये जंगल पाए जाते हैं। इसके आधार पर ये क्रोनोलॉजी बताई गई है, परसेंटेज का मतलब ये समझ गए। ठीक है? अब इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक आप देखेंगे, वो तो फॉरेस्ट की बात किया। अगर वहीं फॉरेस्ट और वृक्ष दोनों की बात किया जाए, तो आप देखेंगे उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जैसे पहला था। दूसरे नंबर पे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा। ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो दोनों एक साथ रख दिए हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें डाटा ही ऐसा है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कल को आप कहेंगे कि ये तो आता नहीं। और ऐसे ही आप देखेंगे इस बार का पीसीएस का पेपर देखेंगे यूपी का, तो डाटा क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो एग्ज़ाम का कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको सिर्फ फॉरेस्ट का पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना फॉरेस्ट में सबसे पहले है मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ है। लेकिन वही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर से वन और वृक्ष यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को पूछा जाए, दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहले नंबर पर दोनों समान है, ठीक है? लेकिन दूसरे नंबर पर भी आप देखेंगे समान है, ठीक है? अगर भाई तीसरे नंबर की बात की जाए तो महाराष्ट्र इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसमें अगर फॉरेस्ट और वृक्ष की बात की जाए। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर इसमें कुछ और डाटा दिया गया है उसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, अगर वहीं क्षेत्रीय प्रदर्शन के आधार पर देखेंगे तो पश्चिमी घाट में आप देखेंगे, और आप देखेंगे तो यहाँ पर 60,285.61 वर्ग किलोमीटर आप देखेंगे, ये एरिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखेंगे 73% आपको फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो आप देखेंगे लगभग 67% पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे फॉरेस्ट आपको कवर देखने को मिलेगा। तो ये तो कुछ बात हो गई। अब दोस्तों अगर फॉरेस्ट और ट्री के बाद अगर बात करें इस डाटा में, तो मैंग्रोव का इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। सॉरी। अगर दोस्तों मैंग्रोव आवरण की बात करें, तो इसमें देखेंगे तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दशमलव देखेंगे 0.15% है। 2021 में कितना था? आप देखेंगे 2021 से आप देखेंगे 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर बात करें गुजरात में, तो मैंग्रोव आवरण में देखेंगे 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखेंगे तो क्रमशः 13 वर्ग किलोमीटर के लगभग और 12.39 किलोमीटर के लगभग जो आप देखेंगे वृद्धि देखी गई है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पश्चिम बंगाल एरिया है। तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे
4-5% पर आप देखेंगे ये आपको मैंग्रोव एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद भितरकनिका मैंग्रोव की बात करें तो दूसरा जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आप देखेंगे गुजरात में यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगा, 23.32% है, ये आपको ध्यान रखने का। और भितरकनिका की बात करें तो यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है वेटलैंड एरिया भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहले भी की गई हैं। तो आप देखेंगे 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मैंग्रोव को संरक्षित करने के लिए, ठीक है? इसे जो है 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो मैंग्रोव समिति की भी गठन की गई थी 1976 में। ये सब बातें आप जो है वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। अगर वहीं रामसर स्थल की बात करें तो थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। टोटल रामसर साइट वर्तमान में कितने हैं? 85, ठीक है। ईरान के राम शहर में जो है ये रामसर कन्वेंशन होता है, इसीलिए 2 फरवरी को ये कन्वेंशन होता है, साइन किया जाता है, इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और हाल-फिलहाल में देखेंगे तो 6 जो है रामसर साइट जो है 5 रामसर साइट जो है अभी हाल-फिलहाल में शामिल किए गए हैं, उनकी आप देख लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट जो है रामसर साइट आपको 18 कहाँ मिलेंगे? तमिलनाडु में, उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट, वेटलैंड साइट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें, तो मैंग्रोव एरिया कभी-कभी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा आप देखेंगे यहाँ पर सुंदरबन में आप वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो फॉरेस्ट कवर में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके अनुसार जो है पहले स्थान पर वेस्ट बंगाल, दूसरे पर आप देखेंगे गुजरात। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट की ये जो जड़ें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? जरायुस्ता कहा जाता है। ठीक है? तो मैंग्रोव कई टाइप के होते हैं। तो कुछ प्रजातियाँ मैंग्रोव में ऐसी होती हैं जो अपनी पत्तियों के माध्यम से नमक को बाहर निकालती हैं। ठीक है? और कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से जो नमक होता है साल्ट वाटर में ये उगती हैं, तो इसके अवशोषण को यानी नमक इसके अंदर ना जाए उसको अवरुद्ध करती हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे डाटा की बात करें जो इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों, कार्बन स्टॉक की बात किया है। तो आप देखेंगे तो कुल जो कार्बन स्टॉक अनुमानित है, कार्बन स्टॉक मतलब जो हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं और जो फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ रहा है उसके द्वारा हम लोग कार्बन उत्सर्जन को कम ही कर सकते हैं, वो स्टॉक कर सकते हैं। तो कार्बन स्टॉक की बात करें तो आप देखेंगे जो अनुमान है तो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2021 की तुलना में आप देखेंगे 81.5 टन मिलियन टन अधिक है। अगर शीर्ष कार्बन स्टॉक राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे 1021 मीट्रिक टन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा एमपी में, तीसरा छत्तीसगढ़ में, चौथा महाराष्ट्र में। ये शीर्ष जो है देखेंगे तो राज्य हैं जो कार्बन स्टॉक की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर बात करें एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो भारत का कार्बन स्टॉक देखेंगे तो 30.43 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके समतुल्य तक पहुँच गया है। ठीक है? 2005 का बेस ईयर की तुलना में आप देखेंगे भारत पहले ही आप देखेंगे 2.29 बिलियन टन के अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुँच गया है। 2030 का लक्ष्य आप देखेंगे तो 2.5 से 3 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है? अब अगर बात करें तो एनडीसी की बात कर रहा है तो 2021 में आप देखेंगे तो हाल में कॉप 26 हुआ। वहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करते हुए नई जो है एनडीसी एक्शन को कुछ उन्नत की गई। उसमें उसे यही बता रहा है कि नई एनडीसी के तहत जो है ये हमने टारगेट किया है। तो आप देखेंगे कार्बन सिंक की जो बात कर रहा है तो हम जो है पहली जो एक्जिस्टिंग जो है फर्स्ट एनडीसी थी 2015 में, उसमें 2.5 से 3 बिलियन टन को एडिशनल जो है कार्बन सिंक बनाने का हमारा लक्ष्य था। ठीक है? अदर एनडीसी के बारे में यहाँ पर दिया गया जैसे गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की बात करें 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। 2030 तक जो है कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से कमी लाना है। 2070 तक हम लोग जो है नेट कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचना है। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिए गए दोस्तों, जैसे कॉप 29 कहाँ हुआ? बाकू अज़रबैजान में। और ऐसे-ऐसे कॉप 21 से कॉप 29 की लिस्ट दी गई है, इसको आपको देख लेना है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो हमने मैंग्रोव की बात कर ली, कार्बन स्टॉक की बात कर ली, अब बात करते हैं वनाग्नि, यानी वनों में जो आग लगी है, उसमें देखेंगे 2023-24 के सीज़न की बात करें सबसे अधिक आग देखेंगे तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है? तो यहाँ पर ये आग के बारे में ये इतनी बात करता है। अगर देश में बाँस की बात करें तो इसका विस्तार देखेंगे तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। 2021 में जो किया गया पिछला असेसमेंट है,
उसकी तुलना में आप देखेंगे तो उसमें वृद्धि देखने को मिली है, कितनी? 5227। ये बातें हो गई। आप देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में 2017 में संशोधन किया गया और बाँस को जो है वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी अब लोग जो है बाँस को जो है जंगलों से हटाकर इतर भी अपने निजी स्वरूप में उसको उगा सकते हैं, ठीक है? इसी के स्वरूप में आप देखेंगे राष्ट्रीय बाँस मिशन शुरू किया गया 2018-19 के दौरान, ठीक है? जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है? इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसको बताइए, इसका आंसर दीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगाए गए बाँस को गिराने का अधिकार है, ऑप्शन 2। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 के अनुसार बाँस एक लघु वन उपज है। ऑप्शन 3 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज को स्वामित्व को अनुमति देता है। तो आप देखेंगे इसमें जो बात किया है भारतीय वन संशोधन विधेयक जो 2017 में लाया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैर वन क्षेत्रों के में उगाए गए बाँस की कटाई करने का जो है उसमें इच्छा व्यक्त की गई है कि यानी आप गैर वन क्षेत्र में जो बाँस उगाएँगे उसकी कटाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे वन क्षेत्र में अगर कोई बाँस उगा है तो उसकी कटाई की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही है। ठीक है? अब कुछ और चीज़ें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है, बॉन्ड चैलेंज के बारे में और भारतीय वन सर्वेक्षण की बात की गई है तो उसके बारे में दिया गया है, तो ये सब आप पढ़ लेना है। और इसमें कुछ अपडेट है, तो आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे आप इसमें भी देखेंगे भारत है तो राष्ट्रीय मिशन की बात किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है? अब बात करते हैं एफएओ द्वारा जो है आप देखेंगे द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लें। सबसे पहली बात ये भी द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है, 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है, ठीक है? और इसे कौन जारी करता है? एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जारी करता है। तो कुछ उसमें है जैसे बात किया गया है कि इसमें अ, वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 देश की बात की है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत की बात की है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सारा डाटा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले यूपीएससी में देखेंगे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो आप देखेंगे अभी हमने बात की जनजाति मामलों के जो मंत्री हैं वो इसका नोडल मंत्रालय है। अब देखेंगे वनों के संरक्षण के अन्य पहले भी कही गए हैं जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसमें देखेंगे अमेंडमेंट भी किया गया है, जनजाति अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम में अमेंडमेंट भी किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर किया गया है। ठीक है? अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 की बात करें उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इस अधिनियम के तहत खेती और निवास जो आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में होते हैं, आप देखेंगे सामुदायिक अधिकार जैसे चराई, मछली पकड़ना, जंगलों में जल निकायों तक पहुँच, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह जो है, उनके लिए आवास अधिकार आदि का अधिकार इसमें शामिल है। ठीक है? आप देखेंगे इसमें देखेंगे तो एक होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ठीक है? अगर किसी समुदाय को ये मान्यता दी जाती है, तो आप देखेंगे वन का स्वामित्व जो है वन विभाग के बजाय कहाँ आ जाता है? ग्राम सभा के नियंत्रण में आ जाता है। यानी आप देखेंगे प्रभावी रूप से जो ग्राम सभा होती है, वनों का जो है मैनेजमेंट करने के लिए नोडल निकाय बन जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आप देखेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का अधिकारों की मान्यता दी है। उसके पहले आप 2016 में देखेंगे उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में आप देखेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को मान्यता दी थी। तो ये कुछ बातें हैं इसको आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रीय वानिकीकरण की बात इसमें किया गया है और भारत राष्ट्रीय मिशन की बात किया गया है। कैंपा फंड की बात किया गया है। इसको 2016 में लॉन्च किया गया। इसको वीडियो पॉज़ करके आपको पढ़ना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कैसे पूछा है, भारत के एक विशेष राज्य में निम्नलिखित विशेषताएँ दी गई हैं 2012 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में। इसमें पूछा यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन 2 इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ऑप्शन 3 इस राज्य में 12 से अधिक वन क्षेत्र संरक्षित नेटवर्क के गठन करता है। कौन-कौन सी विशेषताएँ इन राज्यों से मिलती हैं? आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप देखेंगे ये है राजस्थान, ठीक है?
तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश तो यहाँ है, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए। उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो राजस्थान से होकर गुजरता है। इसमें 80% से अधिक जो है क्षेत्र वन आच्छादित है, ठीक है? तो उत्तराखंड में तो 80% से अधिक जो है वन आच्छादित मिलेगा नहीं, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा नहीं, असम और अरुणाचल प्रदेश में कोई एक हो सकता है। तो ये है असम का एरिया। असम तो उसी अक्षांश पर नहीं स्थित है। अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे तो यहाँ पर 80% से अधिक जो है आप देखेंगे वन आच्छादित देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। जैसा हमने डाटा में देखा है, ये हालाँकि ये 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन आप भी देखेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। इसने पूछा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन, एवरग्रीन यानी सदाबहार वन और पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ऑप्शन एक उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, सी दक्षिण सौराष्ट्र, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पर्णपाती वन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आप राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है क्रम सही है। तो ये तो 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और अभी रिपोर्ट 2023 की आई, जिसका डाटा हम डिस्कस करवा चुके हैं। इसमें जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो, तो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।